संघ से जुड़ा परिवार रहा है मेरी। राहुल गांधी वो मिक्स ब्लड है, आधा इटली का है आधा भारत का है। कम्युनिस्टों को भी अगर आप एक बार संघ वो जान लें, देख लेंगे 3 घंटे, वो भी संघ में हो जाएंगे कि संघ क्या है। हालांकि चुनाव आप हार जरूर गए थे, स्वार्थ सिद्धि करने के लिए राजनीति में आते थे और हमें थोड़ी लॉलीपॉप देंगे और मिलना, एक फेडअप से थे लोग। जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेंगे, तय कर दिया था अंग्रेजों ने। कुचलने का काम कांग्रेस सत्ता का उपयोग करके किया करती रही। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वही किया है। गरीबों की पार्टी केवल कांग्रेस है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान है जो दिल्ली की राजनीति में बड़ा नाम है। हालांकि जमीन से जुड़े हुए नेता है, लेकिन अपने बयानों के लिए भी माने जाते हैं। दिल्ली में तमाम तरह के लोग रहते हैं, लेकिन एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता रमेश विदुड़ी आज हमारे साथ है। उनसे बात करेंगे जीवन काल को लेकर, उनके राजनीतिक जीवन को लेकर, किस तरीके से रमेश विदुड़ी के बनने की कहानी रही है। क्योंकि हमने देखा है लंबा संघर्ष भरा जीवन उनका रहा है और पारिवारिक जो जुड़ाव उनका रहा है बहुत ज्यादा रहा है। उतार चढ़ाव जीवन में कई सारे रहे हैं, चाहे राजनीतिक उतार चढ़ाव हो या पारिवारिक उतार चढ़ाव हो। खुलकर बातचीत करेंगे रमेश विदुड़ी से। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट में। रमेश जी, दिल्ली की राजनीति में आपका एक अलग रुतबा है, हमने देखा है। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि रमेश विदुड़ी बनने की कहानी अब तक कैसी रही है। मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है। मेरे पिताजी स्वयं एक सामाजिक जीवन में समाज सेवी के रूप में काम करते रहे हैं लंबे समय तक। मेरे गांव में आर्य समाज मंदिर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल है। वो मेरे फादर के द्वारा डोनेटेड लैंड में चल रहे हैं। आर्य समाज मंदिर आज भी स्थापित है। अच्छा। आज से 70, 60, 65 साल पहले। मध्यम वर्ग परिवार से हैं, लेकिन पैतृक जो मिला है जीवन के अंदर कि अन्याय के खिलाफ बोलना और वंचित उपेक्षित गरीब वर्ग जो है उसकी कैसे मदद की जाए, जिसमें हमें आनंद आता है गरीब की मदद करने में, गरीब की बात सुनने में। तो वो उस हिसाब से फिर संघ से जुड़ा परिवार रहा है मेरी बैकग्राउंड। मेरे परिवार में कोई बच्चा ऐसा नहीं है, अगर 15 साल पहले तक देखे, जिसने शिक्षण वर्ग संघ शिक्षा वर्ग नहीं किया हुआ हो। चाहे मेरे भतीजे हैं, चाहे मेरे बेटे हैं, चाहे मैं स्वयं रहा हूँ, छोटा भाई रहा है। तो मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ परिवार रहा है। तो वहां ये संस्कार ही मिले, व्यक्ति का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्र के लिए तुम क्या दे सकते हो, संघ में ये पहले से ये सिखाया जाता है। संघ को नजदीक से आकर देखेगा तो उस संघ में हो जाएगा, कोई भी हो। कम्युनिस्टों को भी अगर आप एक बार संघ वो जान लें, देख लेंगे 3 घंटे, वो भी संघ में हो जाएंगे कि संघ क्या है। क्योंकि राष्ट्रवाद की जो भावना वो उत्पन्न करते हैं, शायद वो कहीं ना कहीं लोगों को दिलों को छू जाती है। नहीं, नौजवान जितने भी होते हैं ना, वो नौजवान सभी को राष्ट्र प्रिय है। राष्ट्र अपने मिट्टी से, अपने देश से, अपनी माटी से सभी लोग प्रेम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी भी हमारे, लेकिन नहीं, राहुल गांधी वो मिक्स ब्लड है, आधा इटली का है आधा भारत का है। और मिलावट अच्छी नहीं होती। कंट्रोवर्सी में नहीं बोलना चाहता, पता नहीं पूरा भी भारत का ना हो, ये मैं नहीं कहना चाहता। तो इसलिए उनके अंदर ये भावना नहीं है। तो राष्ट्र के साथ प्रेम करने का, जो इस मिट्टी में पढ़ा पला पैदा हुआ है, इस मिट्टी की खुशबू जिसने ली है, उस मिट्टी से मोहब्बत करेगा। चाहे इंटीरियर छोटे से छोटे गांव में कोई व्यक्ति पैदा होता है। आप पहले बुजुर्ग शहरों में चले जाते थे काम धंधा करने के लिए, लेकिन जब उनसे कहें तो बुजुर्ग होने के कहते मेरा अंतिम दाह संस्कार मेरे गांव में होना चाहिए, मुझे गांव में लेकर जाओ। आप लोग ऐसे बोलते हैं, अपने खेतों में चलाते हैं। तो उनका ये अटैचमेंट लगाव है। तो राष्ट्र का प्रेम और उसमें ओतप्रोत हो जाना, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम भूमिका रही है राष्ट्र को समझाने में। रमेश जी, आपने आरएसएस का जिक्र किया है। हमने जो हमारी जानकारी है, हमने आपके बारे में पढ़ा भी है। आप शुरुआत से एबीवीपी में जुड़ गए थे अपने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद। स्कूलिंग कहाँ से हुई और प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से हुई होगी जहां तक उम्मीद है, और कॉलेज की? गांव के एक सरकारी स्कूल में मिडिल स्कूल था, मैंने 8वीं वहां से की। फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी में, क्योंकि 8वीं तक स्कूल तो कालका जी नंबर 2 के ब्लॉक में स्कूल है, तो 9, 10, 11, 12 मैंने वहां से क्वालिफाई किया। और कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में भगत सिंह कॉलेज, वो भी कालका जी में ही है। तो वहीं मैंने बीकॉम किया भगत सिंह कॉलेज। 86 में मैं पास आउट हुआ। और एबीवीपी के साथ जुड़ाव के साथ ही काम करते करते फिर एकदम एबीवीपी के हमारे एक संगठन मंत्री होते थे नंदू जी, अब उनका डेथ हो गई, वो है नहीं हमारे बीच में, रहे नहीं है उस टाइम। और एक बलराम जी, उनकी भी डेथ हो गई, ये डूसू के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। तो ऐसे ही अपने विचार के लोगों से जुड़ने के साथ विद्यार्थी परिषद में जुड़ गई। विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के बाद ही फिर दिल्ली विश्वविद्यालय का ईसी का चुनाव संगठन ने लगा दिया
कि उसमें एक होता था भाई चीफ ईसी बनना है, वो चीफ ईसी बन गई, तो बस वहीं से ही लगे। लेकिन उसके बाद छात्र राजनीति बहुत अलग होती थी आज की छात्र राजनीति से देखा जाए तो। नहीं, छात्र राजनीति उस टाइम की जो थी, तब भी छात्रों के हितों की लड़ाई लड़नी है। हम लगातार 10 चुनाव लगातार एबीवीपी जीती हमारे टेन्योर में, और हमारे बाद में तक भी लगातार 10 चुनाव जीती, जबकि देश में कांग्रेस का शासन था, और संघर्ष करते थे छात्रों के हितों के लिए, स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर। और विवेकानंद जी की प्रेरणा अहम भूमिका विद्यार्थी परिषद में रही है। और अब तो लोग ये मानने लगे हैं कि जैसे विवेकानंद जी हमारे पेटेंट ही हैं, भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो विवेकानंद जी ने युवाओं को जो प्रेरणा दी, और युवा अवस्था में उन्होंने जो आगे बढ़कर भारत का नाम रोशन किया, शिकागो में जो उन्होंने बोला, वो लंबी कहानी हो जाएगी। मील का पत्थर साबित हुआ था देखा जाए तो वो मील का पत्थर हुआ। तो उनसे प्रेरणा लेकर विद्यार्थी काल में विद्यार्थियों की समस्याएं, उस जमाने में समस्याएं भी ज्यादा होती थी, गरीबी ज्यादा होती थी, खासतौर से युवाओं को बढ़ाने की बात करते थे। अब उनको जितना युवाओं को आगे बढ़ाएंगे देश उतना आगे बढ़ेगा। जो आज का युवा है वही कल का भारत है। 65% युवा आज हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा है। इन्हीं के आधार पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित राष्ट्र जो भारत 2047 की उन्होंने जो सपना ले रखा है, कल्पना की हुई और बनाकर रहेंगे मोदी साहब, वो युवाओं, आज के युवा ही आको लेकर आगे बढ़ेंगे तो ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। रमेश जी, चूंकि आप एक ऐसा नाम है दिल्ली की राजनीति में जो बहुत युवा था, जिसको 93 में भी चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने मैदान में उतार दिया था। हालांकि चुनाव आप हार जरूर गए थे, लेकिन पार्टी ने ऐसा क्या आपके अंदर देखा, क्या स्पार्क नजर आया था रमेश विदुड़ी के अंदर कि नहीं, इनको युवा राजनीति में इनको उतारना चाहिए? जब पहली बार इलेक्शन हुए विधानसभा के 93 में, तब क्या पार्टी ने आप सोचा था, क्या रमेश विदुड़ी की खूबियां? राजनीति में ज्यादातर लोग स्वार्थ सिद्धि करने के लिए राजनीति में आते थे, और हमारे संगठन की एक पहचान थी कि अपना कार्यकर्ता ही ग्रो हो, अपनी ही विचारधारा का व्यक्ति आगे निकल कर आए। पहली बार ये सीट शेड्यूल कास्ट रिजर्व हुआ करती थी, जहां से मैं जब डिलिमिटेशन हुआ तो उल्काबाद जनरल सीट हो गई। जनरल सीट होने के बाद पुराना विचार से पुराने कार्यकर्ता के रूप में एक विचार परिवार का कार्यकर्ता तो हमारी ही फैमिली थी। तो इसीलिए मैं राजनीति में नहीं था। कॉलेज छोड़ने के बाद, मैंने लॉ करने के बाद हम अपने व्यवसाय में लग गए। स्टॉक कैसल्स वगैरह का हमारा बिजनेस है पैतृक, तो मैं व्यवसाय में लग गया। वो फिर दोबारा से 4 साल बाद मेरी बैक एंट्री हुई राजनीति में। 1991 में पहला भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे भारतीय जनता पार्टी बाहरी दिल्ली हुआ करती थी, चुनाव लड़ी थी 1991 में। उससे पहले अलायंस में चली जाती थी सीट। तो वहां काम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे, तो तब संगठन के लोगों ने कहा कि आपने लोकसभा का 91 के चुनाव में काम देखना। साहिब सिंह जी उस टाइम लोकसभा का चुनाव लड़े थे। तो उस चुनाव में हमारी फैमिली ने, और जो और भी फैमिलियां थी, बदरपुर में थी, दक्षिणपुरी में थी, उन फैमिलियों में कुछ चंद फैमिलियां थी, तो सारा दारोमदार उस चुनाव का हमारे ऊपर था। उसके साथ पर बस बीजेपी की कार्यकारिणी में कोहली जी अध्यक्ष होते थे, तो कार्यकारिणी में ले लिया कोहली जी ने। पवन शर्मा जी हमारे संगठन मंत्री थे उस टाइम, साहिब सिंह जी ने। बस उसके बाद 1993 में जनरल इलेक्शन होगा तो संगठन ने कहा कि आप ही चुनाव लड़िए। तो फील्ड में हम थे नहीं, और गढ़ भी वो एक तरह से कांग्रेस का था। आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी उस तरह उस क्षेत्र में काफी बहुतायत में माना जाता है। हाँ, डोमिनेट करते हैं। बहुतायत में नहीं कह सकते, लेकिन डोमिनेट हमारी ही कम्युनिटी करती है उस महरौली जिले के अंदर। तो डोमिनेशन के कारण से वहां पर जो विधायक, कॉर्पोरेटर, वो उसके बाद सब वही बने हैं, और गांव सारे हमारी कम्युनिटी के हैं। तो इसलिए कॉलोनी वॉलोनी बाद में बसी है, बाद में आए। 93 में तो बहुत कॉलोनी बनी थी, क्योंकि 93 में आप सक्रिय राजनीति में आ गए थे एक तरीके से। उसके बाद से कारवां लगातार चलता रहा है। 3 बार विधायक आप रहे, 2 बार सांसद रह लिए हैं, प्रदेश में कई पदों पर रह लिए हैं। किस तरह देखते हैं पूरे इस राजनीतिक सफर को, दिल्ली के खासतौर से अगर देखा जाए तो? क्या कुछ बदलते हुए देखा, क्या कुछ हासिल किया आपने? किस तरह की राजनीति देखी पिछले 25 सालों में? देखो, लोगों के स्वार्थ सिद्धि के लिए कांग्रेस के द्वारा पहले वो काम किया जाता जो पिछले 10 साल में केजरीवाल ने किया। सब जबाग दिखाना, और गरीब आदमी सोचकर बैठ गया था कि लोग चुनाव लड़ेंगे, राजनीति करेंगे, वायदे करेंगे चुनाव में, और हमें थोड़ी लॉलीपॉप देंगे और मिलना। एक फेडअप से थे लोग। मतलब फ्री की जो राजनीति इस टाइम की जा रही है देखा जाए तो वो लोगों को ये लगता था। और फिर देश में कांग्रेस ही थी, बाकी किसी को शाम दाम दंडभेद से। कांग्रेस ने जो आज राहुल गांधी जी शोर मचाते रहते हैं, वोट चोरी, उसकी नींव तो नेहरू जी ने रखी थी। जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की बात हुई थी पार्टीशन के बाद, तो जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेंगे, तय कर दिया था अंग्रेजों ने। तो नेहरू जी को तो मेरी जानकारी के अनुसार 16 राज्यों में वोट आनी थी, तो नेहरू जी को तो एक भी वोट नहीं मिली। 13 वोट पटेल जी को मिली थी। फिर भी गांधी जी ने
किस दबाव में, किस कारण से वो उस टाइम की परिस्थितियां गांधी जी की क्या रही होंगी उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन नेहरू जी को अध्यक्ष बना दिया। तो कांग्रेस जो थी एक प्रकार से दमन की राजनीति करके और कुचलने का काम कांग्रेस सत्ता का उपयोग करके किया करती रही। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वही किया है, नेहरू जी ने भी वही किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को बंबई में चुनाव, नेहरू जी ने काम चुनाव लड़ाया था, चिट्ठी लिखी थी उस टाइम के जब एडमिरल जिसको अंग्रेज को कि मैंने नेहरू अंबेडकर को नहीं जीतने दिया हमने। तो इसलिए ये लोग दमन की राजनीति करते रहे, लोगों को पनपने नहीं देते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया संघ के विचार के ऊपर और लोग संघ के साथ जुड़ते चले गए, विश्वास पैदा हो गया कि जो कहते हैं वो करते हैं। और उसी पृष्ठभूमि से आप देखो ना, राजनीति 78 साल की राजनीति में आज देश के 140 करोड़ लोग, मोदी जी ने अगर कह दिया समझ लो काम होगा, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये क्रेडिबिलिटी जो है ना, ये नहीं थी राजनीति में इससे पहले। ये कांग्रेस ने या और दलों में लोग जीतने के बाद दल बदल कर देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, स्वार्थों के लिए छोड़कर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो संघ का स्वयंसेवक है और एक विचार के लिए राजनीति में आया, मेरा उपयोग कहां हो सकता है, वो कार्यकर्ता जानता है कि यहां अगर संगठन ने मेजोरिटी में मेरी जिम्मेवारी लगाई है तो यही मेरा उपयोगिता अच्छा हो सकता है, उपयोगिता मेरी अच्छी हो सकती है कि मैं राष्ट्र के निर्माण में और आगे क्या सहयोग कर सकूं। वंचित उपेक्षित वर्ग के लोक कल्याण के, मानव कल्याण के लिए काम जो संगठन कर रहा है जिस काम को लेकर, तो मेरी उपयोगिता वहां पर ज्यादा है। रमेश जी, चूंकि आपने दिल्ली को सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है, आपने मदनलाल खुराना साहब थे, साहिब सिंह वर्मा साहब, सुषमा स्वराज रही, उसके बाद शीला दीक्षित रही और अब केजरीवाल साहब रहे, अब बीजेपी सरकार में आई है। क्या लगता है कि आपको 93 से लेकर अब तक दिल्ली कितनी बदली है और किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा है? देखो, दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई तब से लेकर अब तक, 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई 93 से लेकर मैं। और बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, खुराना साहब रहे, उसके बाद साहिब सिंह जी रहे, कुछ थोड़े टाइम के लिए सुषमा जी भी रही थी। पॉलिटिकल आदमी मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मेरे दुख सुख में काम आने के लिए इजीली अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा अगर, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। साहिब सिंह जी के घर में सुबह हजूम लगा करता था, खुराना साहब के घर में हजूम लगता था। शीला जी उसके 15 साल आई, लेकिन आम जनता से शीला जी के घर मिलना, लेकिन 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे सर दिल्ली की। वो समीकरण दिल्ली के ऐसे बन गए थे, दिल्ली के अंदर उस विचार का जो वोट ज्यादा आ गया और उसके कारण से, समीकरण बनने के कारण से वोट जो आज बताते हैं, जो ये SIR आज हो रहा है, ये भी उस टाइम अगर हो गया होता है, पहले ईमानदारी से हो गया होता। तो आना चाह रहा था। हाँ जी, जो जिस तरीके से दिल्ली को बसाया गया, अवैध कॉलोनी बसाई गई, झुग्गियां बसाई गई, क्या उस कारण से उन लोगों को वोट मिलता रह रहा था? क्योंकि गरीब आदमी को, उसके दिमाग में मीडिया थी नहीं, सोशल मीडिया थी नहीं, गरीब आदमी के दिमाग में बैठ गया कि शायद गरीबों की पार्टी केवल कांग्रेस है। गरीब बेचारा ये समझ ही नहीं पाया कि आपका दोहन, गरीबों का दोहन ही कांग्रेस ने जीवन भर किया है। चंद लोग कांग्रेस में पनपते रहे और आम गरीब आदमी का दोहन होता रहा, लेकिन गरीब आदमी समझ नहीं पाता था, या हम समझाने में नाकामयाब रहते थे, कोई ऐसी कहानी रही होगी। उसके बाद उसी कांग्रेस के पैटर्न पर केजरीवाल जी आए, चांद से तारे तोड़कर ला दूंगा, ये कर दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। ये गरीब लोगों को लगा शायद कुछ राजनीति में कुछ बदलने के लिए आया, लेकिन केजरीवाल भी अवेलेबल नहीं हुए आम जनता को केजरीवाल अवेलेबल नहीं हुए। जो जैसे वायदे किए, मीडिया तक की एंट्री नहीं थी केजरीवाल के सेक्रेटरीट के अंदर, पत्रकारों के चुनिंदे उनके 10 मीडिया वाले जो उनके अपने फाउंडर टाइम थे वही होते थे। लेकिन आज की मुख्यमंत्री रेखा जी, मीडिया की बात कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, आप भी जानते हैं उस बात को। जब सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी थी कुछ दिनों के लिए, उस दौरान उन्होंने भी मीडिया की एंट्री पूरी तरीके से बैन करवा दी थी सर। नहीं, सुषमा स्वराज जी तो 15-1.5 महीने के लिए तो मुख्यमंत्री बनी, उससे ज्यादा नहीं बनी होंगी, क्योंकि उसके बाद चुनाव आ गए थे। हाँ, चुनाव आ गए थे, तो इसकी तो मुझे खैर जानकारी नहीं है कोई। लेकिन लंबे समय तक जो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से केजरीवाल, सुषमा जी मीडिया के माध्यम से राजनीति में नहीं आई थी, ठीक है ना जी। तो इसी आंदोलन निकल कर नहीं आई थी। हाँ, वो आंदोलन करके नहीं आई, एक विचार को लेकर आई, राष्ट्र के और मानव कल्याण के कार्यों को करने के लिए उस विचारधारा के साथ लेकर सुषमा जी आई थी। लेकिन प्याज ने कहीं ना कहीं उनको सलूटे डुबो दी थी उनकी। नहीं, वो कई लंबी बात हो जाएगी, वो प्याज तो एक बहाना होता है, और भी कई फैक्टर्स थे उसमें रमेश जी। क्योंकि दिल्ली की जो डेमोग्राफी है, हमने देखा है कि बहुत सारे गांव भी उसमें आते हैं, शहरी विकास भी बहुत सारा हुआ है। क्यों ऐसा आपको लगा कि जब कांग्रेस 15 साल यहाँ पे सत्ता में चली गई, उन्होंने शासन किया, बीजेपी सत्ता 98 में चली गई थी, उसके बाद से शासन में नहीं लौट पाई, 10 साल केजरीवाल साहब ने, 11 साल केजरीवाल साहब ने काम किया,
क्या कमी रह गई थी बीजेपी में कि वो बीजेपी सत्ता में नहीं लौट पा रही थी? देखो, हमारा बीजेपी का जो संगठन था ना, उस संगठन में लीडरशिप निकल के आने वाली जो लीडरशिप थी, वो लीडरशिप उस डेमोग्राफी के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता। डेमोग्राफी जो दिल्ली बदल गई, उस दिल्ली में डेमोग्राफिक जितना बदलाव हुआ, गांवों से पलायन करके लोग शहरों में, महानगरों में आए। तो दिल्ली देश की राजधानी है, सबकी राजधानी है, कोई भी आ सकता है। रोजगार के लिए लोग आए थे। रोजगार आने के लिए उनको लगेगा देहात में, गांव में मुझे कुछ नहीं मिला तो दिल्ली में कुछ मिलेगा। तो वो बदलाव लोग चाहते थे। उस बदलाव की मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी कुछ करने में नाकामयाब रही, और उस डेमोग्राफिक जो बदलाव होना था जिस हिसाब से लीडरशिप में, वो नहीं हो पाया था जी। उसके ना होने के कारण से ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी, जैसे आपने बात किया, जिक्र किया, दिल्ली को टेस्ट ट्यूब बना के रखा हुआ था कि एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे यहाँ पर, चाहे किरण बेदी को ले आए या अलग अलग ऐसे बहुत से नेता सामने आए, एक टेस्ट ट्यूब बना के रखा हुआ था दिल्ली को कि एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल होती गई राजनीति। किरण बेदी जी उसी सिस्टम से आई थी, एक IPS ऑफिसर थी, और किरण बेदी को लाने के पीछे से मैंने कहा ना, लीडरशिप की पूरी दिल्ली का कोई अपने आप को ये करे कि भाई मैं नेता बन जाऊं। दिल्ली में कोई एक ही विचार या एक ही सोच के लोग नहीं है, अलग अलग राज्यों के लोग हैं सबके सब। तो अलग अलग सबकी सोच है, अलग विचार है सबकी, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग हैं दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में कोई ऐसा नेता हो कि जो सबका लोकप्रिय नेता बन जाए। जैसे मदन लाल खुराना थे, साहिब सिंह वर्मा थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, वैसा नहीं कोई नेता, ऐसा कोई नेता। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा नेता नहीं हो पाया और बीजेपी नहीं पैदा कर पाई, तो जिसके कारण से रहा। और जब कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार से लोग परेशान हो गए थे, तो उसको केजरीवाल साहब कैश कर गए। लेकिन देखो, उन परिस्थितियों में भी बीजेपी अपने 35-37% वोट ले गई। अगर खत्म हुई तो कांग्रेस हुई, इसका मतलब लोगों को कांग्रेस से नफरत थी, बीजेपी से नफरत थी। हमारा जो वोट हमें मिल गया, हमारा जो वोट हमें मिल गया, 35-36-37% हमारा वोट हमें मिल गया। हमारा 32-34% दिल्ली में, जो जैसे मैंने कहा ना, डेमोग्राफी जो चेंज हुई थी, उसमें हमारा वोट परसेंटेज जो हमारा बीजेपी की विचार का, राष्ट्रवादी सोच का या लंबी सोच रखने वाली मानसिकता का जो वोटर था, वो कम था दिल्ली के अंदर। लास्ट में जब केजरीवाल ने अति की है, लोगों की समझ में आया है। मोदी साहब जब 14 में आए, जब मोदी साहब ने कहा है कि गरीबों के लिए या आम आदमी की आवश्यकता की पूर्ति और भ्रष्टाचार से लड़के और लोगों के उनके हक की बात दे सकते, तो मोदी जी दे सकते हैं जी। तभी बदलाव आया। आपको लगता है रमेश जी, चूंकि केजरीवाल जिस आंदोलन से निकल कर आए थे, जनता की बड़ी उम्मीद थी उनसे सर, कि लोकपाल लेकर आओ, भ्रष्टाचार हटाओ, RTI कानून लेकर आओ, बहुत तरह की बातें करते थे। सत्ता में उनको लेकर आया गया 2 बार उनको, पहले जब 49 दिन की सरकार थी, उसके बाद फिर 10 साल लगातार कंटिन्यू रहे। केजरीवाल ने कहां दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, जो आपको लगता है? देखो, केजरीवाल ने पहले ही दिन धोखा किया। जब 49 दिन की सरकार में उन्होंने रिजाइन किया ना, तो इसको भाजपा समझ पाई, है ना। हमारी इतनी सोच थी कि उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, हम उस टाइम जूनियर थे जी। 49 में जब उसने रिजाइन दिया, एक सोची समझी राजनीति के तहत रिजाइन दिया था कि उन्होंने, कोई तुमसे रिश्वत मांगे, कोई भी वीडियो बना लो, हाथ के हाथ सस्पेंड कर देंगे, खत्म कर देंगे। 49 दिन में रेहड़ी पटरी वालों से हफ्ता वसूली करने वाले जो भी प्रशासन के लोग थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो डर गए। 49 दिन बाद जैसे उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो अधिकारी उन गरीबों के पास गए, वो प्रशासन के लोग, अलग अलग प्रशासन के लोग जो उनको गरीबों को तंग करते थे, अवैध रूप से मकान, अवैध रूप से पट्टी रेहड़ी खोमचा लगाकर काम करने वाले लोग थे बेचारे, जो उनको लीगलाइज नहीं कर पाई थी कोई भी सरकार आने के बाद। उनको, सब लोगों को रोजी रोटी सबने कमानी थी। इसके कारण से लोगों को लगा, गरीब आदमियों को, कि केजरीवाल अगर परमानेंट मुख्यमंत्री बन गया तो ये हम गरीबों का शोषण नहीं होने देगा। पहला धोखा केजरीवाल ने वो दिया, और लोगों ने थंपिंग मेजॉरिटी देकर केजरीवाल को 66 सीटें दी उस टाइम, एक तरफा केजरीवाल को दी। 5 साल जब केजरीवाल उसको नहीं कर पा रहा था काम को, और भ्रष्टाचार उससे भी ज्यादा बढ़ रहा था, लोग तंग हो रहे थे, तो केजरीवाल को एक मौका मिल गया बड़ी चतुराई के साथ में, मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे मोदी जी निर्णय लेने दे रहे, और वो असंवैधानिक रूप से निर्णय करके और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास फाइल भेजकर और गरीब लोगों को ये दिखाते थे कि देखो, LG के द्वारा विक्टिम कार्ड खेलते थे कि मैं, अब देखो, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 12वीं पास करनी पड़ेगी। केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास फाइल भेजेगा, 11th क्लास के पास को कॉलेज में दाखिला दीजिए, LDC की पढ़ाई करनी है, उसका अपने 10वीं 12वीं पास का टेस्ट लेना है,
वो फाइल भेज देता था, जानबूझकर भेजता था, वो जानता था, IRS ऑफिसर था बिल्कुल। वो जानता था, लेकिन जानबूझकर कि इसका पन्ना बीजेपी के खाते में फट जाएगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मेरी फाइल, उसने कहा मैं हर घर में राशन घर घर में पहुंचाना चाहता हूं, हर घर में राशन दूंगा। आप राशन की उसकी कोई योजना बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, राशन की पिसाई कहां पे होगी, पैकिंग कहां पे होगी, उसमें कूड़ा पीसा जाएगा, नहीं पीसा को एजेंसी में कुछ नहीं। और फाइल भी लोगों का देखो घर घर केजरीवाल रहा। तो लोगों को रहा केजरीवाल को एक मौका और दे दो, ये 5 साल इनको मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो अब देखते हैं मोदी जी, हम दोबारा इसको जिताते हैं, मोदी जी कब तक इसको रोकेंगे। जब वो दोबारा भी जीत गया और फिर वो धीरे धीरे लोगों को सच्चाई पता लगने लगी, पढ़े लिखे लोग समझने लगे, अधिकारी भी परेशान हो गए, जो अधिकारी उनके साथ लगे थे, ईमानदार अधिकारी थे, जब वो उनको भी टॉर्चर करने लगे। 28%, 27% सड़कों पर कमीशन उनके MLA को चाहिए, दफ्तर सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जे कर लिए, दफ्तर बना आरोप दिए। लगे थे भ्रष्टाचार के उनके विधायकों के ऊपर, तमाम किए उन्होंने भ्रष्टाचार किए। जितना भ्रष्टाचार केजरीवाल ने किया शायद उतना शीला के टाइम में भी ना हुआ। सिद्ध तो आज तक कोई भी भ्रष्टाचार हुआ नहीं है उनका। नहीं, सिद्ध कैसे नहीं हुआ? लोकतंत्र में जेल जरूर हुई है, लेकिन लोकतंत्र में ट्रायल में जेल गए ना। कोई भी केस में अगर रजिस्टर्ड होता है, प्राइमा फेसी जब लगता है कि इस आदमी ने ये गुनाह किया, तभी जेल जाता है। वो मर्डर करने के बाद ही जेल जाता है ना आदमी। बाद में गवाह टूट जाए, बरी हो जाए, अलग हो जाए। देश में 100 में से 80 लोग बरी होते हैं। लेकिन वो तो ये बात लगातार कहते रहे कि नहीं, मुझे बीजेपी फंसा रही है, हमारे मंत्री को फंसा रही है, झूठ एलिगेशन लगाती है, आरोप लगाती है। सिद्ध आज तक कुछ हुआ नहीं है। नहीं, कैसे सिद्ध नहीं हुआ? अगर सिद्ध नहीं हुआ तो अदालत ने उनकी 2-2 साल तक बेल क्यों नहीं दी? अगर अदालत को प्राइमा फेसी वो लोग एक्यूज नजर नहीं आते तो अदालत उनको तुरंत बेल देती है। हाई कोर्ट बैठी है, अभी भी बेल सुप्रीम कोर्ट बैठी है, अभी बेल पे है बाहर ना जी। तो इसीलिए 2 साल में, तो मैं बता रहा हूं ना, मर्डर करने वाले व्यक्ति भी 2 साल में बेल हो जाती है। इसका मतलब तो है नहीं उसने मर्डर नहीं किया है। तो 2-2 साल तक फोकट का राशन प्रशासन किसी को जेल में क्यों खिलाए? उसको उतनी सजा दी, उसके बाद बेल ले लेती है अदालतें। लेकिन रमेश जी, आपको लगता है कि जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई, उसके बाद से दिल्ली बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही? चाहे हम देखें GNU का मामला हो, CA NRC का मामला हो, दिल्ली दंगे हो, या अन्य तमाम तरह के धरने प्रदर्शन हो, केजरीवाल की इस राजनीति को किस तरह देखते हैं आप? क्या ये मतलब ये सब एक ही तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं? ये सब आप, क्योंकि कई सारे बयान भी उनको लेकर दिए आपने, अनारकी तक कहा है। ये सब अर्बन, ये अनारकी थे, ये अर्बन नक्सलाइट लोग हैं। ये भारत विरोधी बातें करके भारत के अंदर एंटी जो इंडियन मेंटेलिटी के लोग रहते हैं, उन लोगों को वोट बैंक के कारण से ये लोग उनको कैश करने के लिए, और बाकी जो 15, 20, 30% और कॉमन वोट है गरीब लोगों का, अपने स्वार्थ लालच की वजह से किसी जाति के व्यक्ति को मिले, उस जाति का वोट चला जाएगा। 15-17% वोट ले लो, 17-18 वोट एक कम्युनिटी की वोट हमें मिल जाएगी। तो एक प्रकार से सत्ता पर बने रहने के लिए, उनको खुश करने के लिए जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो भारत को तोड़कर भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, कोई खालिस्तान चाहता है, कोई पाकिस्तान की तरह भारत के और टुकड़े चाहता है, उन लोगों को खुश करने के लिए कि वो भी एक अलग से छोटी छोटी, जैसे एशिया में भारत के टुकड़े होंगे, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए इस प्रकार के लोगों को वो लोग शय देते थे केजरीवाल जी, और शय देते थे तो धीरे धीरे लोग समझने लगे फिर उसको। क्या इन सब चीजों में आपको लगता है कि चाहे कांग्रेस हो, वामदल हो, केजरीवाल की पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, जो एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, एक धर्म को धर्मवेश को लेकर, ये लगता है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे? बिल्कुल एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसके लिए देश के 80% बहुसंख्यक समाज को सोचना चाहिए। जो जातियों में बटा वो समझ ही नहीं रहा है। आज भी हमारी बेटियां, बच्चियां, उन तक ये सब खबरें पहुंच ही नहीं रही हैं। अगर वो सब सुनेंगी, देखेंगी किस प्रकार से अलग अलग तरीके से, वो चाहे लैंड जिहाद के रूप में हो, चाहे धर्म परिवर्तन करने की मानसिकता हो, चाहे लव जिहाद के द्वारा किया जा रहा हो, अलग प्रकार से अभी डॉक्टर्स को लाकर किस प्रकार से, ये भी क्या उन्होंने जो MBBS में एडमिशन यूनिवर्सिटी में दिया है ना, क्या वो एंटाइटल थे नहीं थे, ये भी जांच का विषय है। वो एंटाइटल ही नहीं होंगे। कई तो ऐसे होंगे कि साइंस में 12th क्लास में उनके 35% भी नंबर नहीं होंगे। अरे इन्होंने उनको MBBS में एडमिशन दे रखा था। सिर्फ आतंकवाद को, डॉक्टर के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, डॉक्टर को भगवान मानते हैं, और इमोशनल लोग ज्यादा हैं भारत के लोग।